हम अपना दुख कह नहीं पाते थे क्योंकि वह हमें झूठ लगता था। हम अपना सुख सह नहीं पाते थे क्योंकि उसके लिए हमारे भीतर कोई जगह नहीं थी और वह हमें बहुत भारी लगता था। नमस्कार साथियों, मैं परमेंद्र सिंह काव्य प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं आर चेतन क्रांति की कुछ कविताएं। आपसे निवेदन, काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और टिप्पणी के माध्यम से अपनी राय से हमें अवगत कराएं। आइए सुनते हैं आर चेतन क्रांति की कुछ कविताएं। ये कविताएं उनके कविता संग्रह शोकनाच से ली गई हैं। यह संग्रह काफी समय से राजकमल प्रकाशन से अनुपलब्ध बताया जा रहा है। संयोगवश ये अपने मित्र की अलमारी से मुझे एक किताब प्राप्त हुई, इसी से कुछ कविताएं। सबसे पहले कविता है हार्डवेयर की दुकान। न धूल की परवाह है न उदासी से शिकायत, न धूल की परवाह है न उदासी से शिकायत है, ना ही कोई आकर कहता है कि काउंटर पर हसीन लड़की भी नहीं। ये हमारी हार्डवेयर की दुकान है। यहां हम चक्रियां, घिर्रियां, तसले, फावड़े, उथले, गहरे, चौड़े लोहे, प्लास्टिक, रबर और अल्मुनियम बेचते हैं। हमारे पास रस्सियां, जंजीरें और ताले भी हैं। हैंडपंप के पाइप, हत्थियां, पानी खींचने की मोटरें और पंपिंग सेट के पुर्जे भी हम रखते हैं। सुंदर, चिकना, जिसे आप कहते हैं, अनंत के मन में बस जाने वाली कौंध, ऐसा कुछ तो हमारे पास नहीं है। हरियाली भी नहीं है, लाल, पीला, गुलाबी और सुनहरा भी कुछ नहीं। बस यही काला, कसैला, मटेला, धूलिया सा है। तितलियां इस पर नहीं बैठती, ना ही यहां खड़े होकर शाश्वत के छंद सुन पड़ते। कोई गंध भी यहां नहीं है, हवा बस उतनी ही जितनी अपनी इच्छा से रह जाए। किसी खास तरतीब का ख्याल भी कभी नहीं आया, बस चल रहा है। बने ठने और सुंदर ग्राहक हमारे यहां अक्सर नहीं आते। कोई आता भी है तो बाहर से ही चला जाता है, जैसे बस यही पूछने आया हो कि इस इतने सुंदर बाजार में बदनुमा तुम हो किस लिए। यह लंबा सा, टेढ़ा सा, अजीब सा यहां क्या टांग रखा है। ये लोहे की तार है, ये कठोर है, चुभती है और खुल जाए तो आसानी से काबू में नहीं आती। आपको पता होगा, लोहा अपना आसन मुश्किल से ही छोड़ता है, हमारी ही तरह। सारे बाजार की उदासी हम अपनी दुकान में ले आए हैं। दर्जी की, सुनार की, हलवाई की, ब्यूटिशियन की, बजाज की, सबके पिछवाड़ों की खामोशियां हमारे यहां आकर आराम से रह लेती हैं। सबकी बेपरवाहियों को हम यहां बसा लेते हैं। इन टेढ़े मेढ़े बदरंग डब्बों में, इन फटी खिंची बेडौल थैलियों में और भी जाने क्या क्या रखा है, बहुत कुछ है। कभी फुर्सत से आइएगा तो दिखाएंगे, कभी फुर्सत से आइएगा तो दिखाएंगे। कविता का शीर्षक है श्रद्धावादी वक्त में। श्रद्धा का सूर्य शिखर पर था, सबसे ठंडे मौसम में भी, जो गर्माती रहती थी भीतर ही भीतर। चपल चापलूसी की
चलायमान चांदेई गुफा में दहकती थी जो सतत, ठंडी अपराजेय वह आग अपनी नीली लपटों से झुलसाती सृष्टि को। कि पिघल बह गया शरीर, शरीर के डबरे में भर गया, बची बस एक आंख तैरती, पूछती बोल बोल कर कि श्रद्धा से लबालब इस महागार में है कोई सीट खाली बैठकर हिलने के लिए, दमकते वक्तृत्व की ताल पर, झमाझम व्यक्तित्व की चाल पर। कि हम अपने पहलों से थोड़े छोटे, हम चाहते हैं कि पहले से छोटी हमारी आज की दुनिया में हमें हमारी जगह मिले। कि कल हम भी आज के मंच से छोटे एक मंच के मालिक होंगे, श्रद्धा उपजाने की मशीन से काटेंगे वहां बैठ अपनी नाप से छोटे कपड़े अपने बाद वालों के लिए। जितनी मेहनत हमने की उससे कम मेहनत करने की सुविधा देंगे अपने अनुजों को। सिखाएंगे उन्हें इससे भी घोर अनुकरण और मनीषा जिसके जेबी संस्करण श्रद्धेय ने हमें दिए। उन्हें हम आने वाले उन जिज्ञासुओं की उंगलियों पर बटन बनाकर धर देंगे कि वे जब चाहें पालें अपने पापों के तर्क। सो हे मानवीय मेधा के साकार पुरुष, अपने असंख्य खंभों वाले इस छोटे से दालान में हमें बताइए कि अपनी इन योजनाओं के साथ हम कहां बैठें। हमें अभिनय करना पड़ता है प्रवाह का बीच बाजार जब हम पकड़े जाते हैं। अपने अगलों को हम देंगे खूब सारा अंधेरा कि सुस्त बाइत्मीनान बैठ वे सोच सकें सबसे बकवास किसी मसले पर, सबसे बकवास किसी मसले पर, मसलन मसला मालिक के मूड का, फसलन फसला फालिक के फूड का। हमसे भी ज्यादा सुलभ तुक उन्हें मिले, हर जंग वे जीतें और अंग भी न हिले। आपने हमें दी सूक्तियां, हम उन्हें दें कूक्तियां, हम उन्हें दें कूक्तियां। कविता का शीर्षक है संघे शक्ति। लो आ गए अतीत की भूलों को सुधारने वाले, ये तुम्हारी स्मृतियों में संशोधन करेंगे, तुम्हारे अनुभवों को नई तरतीब देंगे और दुर्गनुमा संस्कृतनिष्ठ हिंदी में तुम्हें बताएंगे कि हत्या करने के लिए तुम्हें कितने आत्मानुशासन की जरूरत है, कि रक्त से निर्लिप्त रहने के लिए तुम्हें कितनी आत्मिक शांति चाहिए। ये सुबह सवेरे तुम्हारे पार्कों में लाठियां भांजेंगे और देश प्रेम के मुर्दा गीत गाकर तुम्हारे बच्चों को डराएंगे और तुम्हारी हरी घास और तुम्हारे गुलाबी फूलों को अपनी टांगों के घने काले बालों से नीचा दिखाएंगे। एक बड़ा अनगढ़ खाकी निकर पहनकर ये नुक्कड़ पर खड़े हो जाएंगे और डायना हेडन के गाउन और तुम्हारी बेटी की जीन्स पर फप्तियां कसेंगे। इस तरह ये तुम्हें सिखाएंगे कि भद्र होने के लिए कितना भद्दा होना जरूरी है। वे हर पुर्जे को कसेंगे, तुम्हारी कल्पना को भी। वे संशय के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में वह शुभ नहीं होता। वे तुमसे हर कीमत पर स्वास्थ्य मांगेंगे और स्नायविक संतुलन जो एटम बमों को ढोने के लिए जरूरी है। वे शहरों और सड़कों के नाम बदलेंगे और मूर्तियों के चेहरे और बच्चों की किताबों में सवालों की जगह जवाब लिख देंगे, ताकि जिज्ञासा उनकी सांस्कृतिक शुद्धता को विकृत न करे, क्योंकि वह तुम्हें दूसरे के प्रेम का लोभी बना देती है। इस तरह तुम सीखोगे कि शुद्ध रहने के लिए घृणा
कितनी अनिवार्य है। वे अश्लीलता का विरोध करेंगे और स्त्री को पुरुष से और पुरुष से स्त्री को छीनकर संस्थाओं के हवाले कर देंगे, ताकि प्रकृति के रहस्यों की पवित्रता और एक सफल बलात्कार के लिए पर्याप्त उत्तेजना बची रहे। वे सृष्टि में पौरुष की स्थापना करेंगे, ताकि प्रलय के उस अंतिम दिन एक भी हाथ ऐसा ना हो जो शस्त्र उठाने में संकोच करे। इस कविता का शीर्षक है हम क्रांतिकारी नहीं थे। हम क्रांतिकारी नहीं थे, हम सिर्फ अस्थिर थे, और इस अस्थिरता में कई बार कुछ नाजुक मौकों पर जो हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकते थे, अराजक हो जाते थे। लोग जो क्रांति के बारे में किताबें पढ़ते रहते थे, हमें क्रांतिकारी मान लेते थे, जबकि हम क्रांतिकारी नहीं थे, हम सिर्फ अस्थिर थे। हम बहुत ऊपर और बहुत नीचे लगातार आते जाते रहते थे। हम तेज भागते थे अपने आगे आगे, और कई बार हम पीछे छूट जाते थे। कई कई दिन अपने से भी पीछे घिसटते रहते थे। कोई भी चीज हमें देर तक आकर्षित नहीं करती थी। हम बहुत तेजी से आकर चिपकते थे और अगले ही पल गालियां देते हुए अगली तरफ भाग लेते थे। ज्ञान हमें कन्विंस नहीं कर पाता था और किताबें खुलने से पहले भुरभुरा जाती थीं। हम अपना दुख कह नहीं पाते थे क्योंकि वो हमें झूठा लगता था। हम अपना सुख सह नहीं पाते थे क्योंकि उसके लिए हमारे भीतर कोई जगह नहीं थी और हमें वह बहुत भारी लगता था। हमारे आसपास बहुत सारी ठोस चीजें थीं, लेकिन हमें लगता रहता था कि किसी भी क्षण हम हवा होकर उनके बीच से निकल जाएंगे और फिर किसी के हाथ नहीं आएंगे। हम बहुत अकेले थे और भीड़ में स्तब्ध खड़े रहते थे। लोग हमें छूने से डरते थे, जैसे कि हम रेत का खंबा हों। हम रेत का खंबा नहीं थे, लेकिन लोहे की लाट भी नहीं थे। हम सिर्फ यह नहीं समझ पाए थे कि भीड़ से बाहर रहते हुए भी भीड़ में कैसे हुआ जाता है, जबकि ज्यादातर चीजें इसी पर निर्भर थीं। कोई शिक्षा संस्थान हमें चालाकी नहीं सिखा पाया था। मार्च की गुनगुनी हवा हमें पागल कर देती थी और हम सब कुछ भूल जाते थे। हम प्यार करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे। हम लिंग भेद से परेशान थे और संबंध भेद से भी। समर्पित योनियां और आक्रामक शिश्न हमारी वासना की नैतिकता को कचोटते थे और हम एक बलात्कार को अनंत काल के लिए स्थगित कर देते थे। हम अपने ही शरीर में एक शिश्न और एक योनि साथ साथ चाहते थे, ताकि हमें भाषा का सहारा न लेना पड़े। हमारे पास बहुत कम शब्द रह गए थे जिन पर हमें यकीन था, और उनका इस्तेमाल हम कभी कभी करते थे। हम गूंगे हो जाने को तैयार थे, पर उसकी भी गुंजाइश नहीं थी। हर बात का जवाब हमें देना पड़ता था और हर सवाल हमसे पूछा जाता था। हर जगह हर समय एक युद्ध चल रहा था। हम लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन भागना भी हमारे वश में नहीं था। हम हारे, हम थके, हम पीछे हटे। हमने सारे हथियार उन्हें सौंप दिए, बाकायदा उनसे पिटे भी, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया। हमने परंपरागत आपत्तियों को मौका देना छोड़ दिया, परंपरागत पैतरों को उत्तेजित करना छोड़ दिया। इस तरह हम फालतू हुए, युद्ध के लिए बेकार। तब उन्हें यकीन हुआ कि हम लड़ नहीं सकते। वे एक दूसरे को लड़ने की सुविधा देते हुए लड़ रहे थे। उनके बीच एक समझौता था जो अनंत काल से चला आ रहा था। हमने उसे तोड़ा। इस तरह युद्ध क्षेत्र के बीच हम बचे। निसंदेह हमारा युद्ध नहीं था वह, और हम शुरू से इसे जानते थे।
जो भी हमसे भिड़ा छटपटाते हुए मरा, क्योंकि वह लड़ने का आदी हो चला था और हम बैठे सिगरेट पीते रहते थे। हम दफ्तरों से, घरों से, पिताओं और पत्नियों से भागकर सड़क पर चले आते थे, जो सूनी होती थी, और बहुत सारे लोग उन पर आवाज किए बगैर रेंगते रहते थे। हर सड़क से हमारा कोई न कोई रिश्ता निकल आता था और हम कम से कम एक दिन उसके नाम कर देते थे। हम मौत से भाग रहे थे। एक दिन हमें मालूम हुआ हम मौत से भाग रहे थे। एक दिन हमें अचानक मालूम हुआ कि वह हमारे पीछे पीछे चल रही थी। हमारा हर कदम मौत से आगे था और उसका हर कदम हमारे पीछे। हम जीवन भर एक भी कदम अपनी इच्छा से नहीं चले। हमें कोई पीछे से धक्का देता था, हमें सिर्फ भय लगता था, वही हमारी इच्छा थी। हम क्रांतिकारी नहीं थे, हम सिर्फ अस्थिर थे और स्थगित। हम क्रांतिकारी नहीं थे, हम सिर्फ अस्थिर थे और स्थगित। ये हमने मरने के बाद जाना कि वह स्थगन ही दरअसल उस समय की सबसे बड़ी क्रांति था। वह स्थगन ही दरअसल उस समय की सबसे बड़ी क्रांति था। आर चेतन क्रांति। शुक्रिया दोस्तों, साथ जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। धन्यवाद।